हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आदर्श एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम करेंगे टॉप 2000 क्वेश्चंस जो आपके यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए हम करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो शुरू से क्लास को देखिएगा। आज स्टार्टिंग है हमारा, ये फर्स्ट क्लास है आज यूपी पुलिस के लिए। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से कीजिए। इसमें लगभग हम 120 प्लस सेट्स करने वाले हैं, जिसमें कवर होंगे लगभग 2000 क्वेश्चंस। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी क्लास को। तो सपोर्ट कीजिए आप हमें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं आदर्श एकेडमी एजुकेशन। यहाँ पे स्पेस नहीं है और आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्लास से रिलेटेड पीडीएफ या फिर अपडेट यहाँ से मिलता रहे। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग आंसर्स दीजिए, क्या होगा इसका क्वेश्चंस का आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है फीमर। फीमर जो है मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात करें तो हमारे जो कान है ना, वहाँ पे मध्य कान में स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। तो याद रखिएगा, अगर सबसे लंबी पूछी जाए तो फीमर होगा और सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपिज होगा। ठीक है, ये कान के बीच भाग में होता है। और अगर हम बात करें कि फीमर कहाँ पे होता है, फीमर वाली जो हड्डी है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है जो हमारा थाई पोर्शन है ना, जांग वाली जो हड्डी, और कूल्हे के पीछे जांग और घुटना से बीच की जो हड्डी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। मतलब सबसे लंबी हड्डी वहीं पर होती है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मतलब एक तरह से ये देख लीजिए कि यहाँ पे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष किस वर्ष में टूटा था? ठीक, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1991 में। तो 26 दिसंबर 1991 में जो है वो सोवियत संघ जो है, मतलब जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं, उसको जो है उसका अस्तित्व को जो है समाप्त किया गया था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये नर्मदा नदी का नाम काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका उद्गम स्थान हम देख लीजिए कहाँ पर होता है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है जो है, ये नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ों से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे ऑप्शंस में भी दिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर आपका होगा। और अगर बात करें तो ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी, कितने नंबर की नदी है ये? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो आपको कमेंट करके क्या बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो है ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये गुजरात की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है गुजरात की। ठीक, तो ये अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी है। गुजरात के बारे में बात करें तो ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ठीक, ये ब्रेस्टिल जेल पर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं एग्जाम में, पुलिस वाले एग्जाम में। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रेस्टिल जो जेल जो है वो कहाँ पर है? ये है पेरिस, फ्रांस में घटित हुआ था। ये घटना कहाँ पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। ठीक, तो ये घटना जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1789 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। लिप्स में हरा रंग किसके कारण होता है? या तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। और जो लिप्स होते हैं, जो पत्तियां होती है, वो जो है पिगमेंट, एक ग्रीन पिगमेंट जो मिलता है वो क्लोरोफिल के कारण उसमें मिलता है। और जो है सूर्य के प्रेजेंट में, सौर ऊर्जा के प्रेजेंट में जो पत्तियां हैं वो अपना खाना बनाती है, अपना फूड्स तैयार करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? 2-3 क्षेत्र होते हैं ना, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक मतलब पहला, जहां से उत्पादन किया जाता है, ठीक, जहां से उत्पादन होता है। और लेकिन अगर हम द्वितीय की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं? जहां पे उत्पादित वस्तुओं को क्या किया जाता है? उपभोग के लायक बनाया जाता है, उत्पादित वस्तुओं को तैयार किया जाता है, ठीक, उत्पादित वस्तुओं से नई वस्तु बनाई जाती है ना, यही तो होगा इसका मतलब। और तृतीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र है? सेवाएं वाले क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सर्विसेज वाले क्षेत्र हो गए इसमें, एज अ बिल्कुल नॉर्मल अगर हम समझेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये है आपका तीसरा, कृषि। कृषि में क्या होता है? बहुत सारे फसल का उत्पादन होता है, ठीक, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा आपका। और अगर हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करें कि कौन से जो है द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, वो आपके आ जाएंगे, जैसे कि आपके आएंगे सूती कपड़े, गन्ना उत्पादन, ये सारी चीज़ें आपका जो है जो आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, ठीक, प्राइमरी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है आपका, कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? ठीक, इसका आंसर जल्दी से बताइए, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लौह अयस्क, कोयला क्षेत्र से, इस टाइप के क्वेश्चंस, खनिज से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर्स है वो है आपका उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है फ्रेंड्स, एक नाम जान लीजिए कि उड़ीसा में एक मयूरभंज है, इस काफ़ी फेमस है, यहाँ पे खान यहाँ पे पाए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जगह, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये आपका है निम्नलिखित में से किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर्स बताइए जरूर, क्योंकि आंसर्स देंगे तभी कॉन्फिडेंस बनेगा, सिर्फ क्वेश्चंस देखने से, आंसर सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। पढ़ा है जो आपने वो कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना कहाँ तक तैयारी हो पाई है? तभी पता चलेगा जब आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको जब आप रिप्लाई करेंगे, है ना। तो फटाफट आंसर्स को देना भी है, सिर्फ देखना नहीं है। तो यहाँ पे लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो है आपका तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है, मतलब सबसे क्या मतलब, इस 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो है आपका भरतनाट्यम। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो ये भरतनाट्यम है। तो ये सब याद जरूर रखिए कि कौन से स्टेट के कौन से नृत्य हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भरतनाट्यम जो है भारत के सबसे दक्षिण राज्य मतलब तमिलनाडु में काफ़ी लंबे समय से ये जो है वो प्रसिद्ध नृत्य के रूप में चलता आ रहा है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट, इससे रिलेटेड आप अन्य स्टेट से रिलेटेड भी उसके नाट्य जो नृत्य है, उस नृत्य शैलियाँ हैं उसको आप याद कर लेना, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो आंसर सही होना ही चाहिए, है ना। अगर इसको भी गलती कर रहे हैं तो काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये भारत का मैप अगर याद है तो याद ही होगा, पता ही होगा कि कौन सा स्टेट सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन अगर हम बात करें गोवा राज्य के क्षेत्रफल के बारे में बात करें, अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना है गोवा राज्य का? सिर्फ है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो कितना कम है ये, तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। और अगर देश के कुल भूमि का बात करेंगे तो कितना प्रतिशत है कुल भूमि का? कुल भूमि का ये है 0.11%, मतलब समझ रहे हैं 0 पॉइंट में है ये, ठीक। तो ये गोवा जो है वो अरब सागर के साइड में है, पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर ये? पश्चिमी तट पर है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट, आई थिंक लोकेशंस याद आना चाहिए जब हम कोई राज्य के बारे में बात करें, तो वो लोकेशन आपको ध्यान में होना चाहिए कि भारत का मैप तो कम से कम पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको भले कि एक क्वेश्चंस दिख रहा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बैठकें हुई है वो आपको पूरा याद रखना है, और उसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पर हुई, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर्स हो गए वो है नागपुर। नागपुर में हुआ था 4 सितंबर 1920 में जो है पहला जो एक विशेष सत्र में कलकत्ता में कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सही आंसर है, लेकिन जो फिर से एक हुआ था दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में वो कांग्रेस का एक बार फिर अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था नागपुर में, ठीक। चलिए मतलब उससे पहले कोलकाता में हुई थी, उसके बाद जो नागपुर में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, ये चीज़ बताइए जल्दी से। ये काफ़ी मतलब चर्चित जो है ये क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है 2009 में। तो श्रीलंका का जो गृह युद्ध हुआ था ये 1983 से 2009 तक हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि श्रीलंका के द्वीपीय देश में लड़ा गया यह गृह युद्ध था, और ये 23 जुलाई 1983 में जो है एक व्यक्ति हैं वेलु पिलाई प्रभाकरन, इन्होंने क्या किया था कि लिबरेशन, इनकी अपनी एक पार्टी बोल सकते हैं कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, एक बार सुन लीजिए नाम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इन्होंने इन लोगों के नेतृत्व में जो है सरकार के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जो कि आतंकवादी विद्रोह था, और इसमें क्या हुआ था कि तमिल इलम और द्वीप एक क्षेत्र है वहाँ पे उसको एक तमिल राज्य बनाने की मांग हो रही थी, ठीक। ये चीज़ था इसमें। बाकी इतना याद रखना कि कब हुई थी गृह युद्ध, और थोड़ा सा याद रखना कि किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, वेलु पिलाई प्रभाकरन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन जैकेस एक प्रसिद्ध था, ये क्या है एक बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2 चिंतक, ये चिंतक के रूप में एक जो है प्रसिद्ध था। जीन जैकेस जो था वो रूसों का 18वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय एक प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में उभरा था, जाना जाता था इनको, ठीक। और जो है इन्होंने एक लिखा था प्रशस्ति कार्य जो था, एक चीज़ लिखा गया था इनके द्वारा, वो था ए डिस्कशन ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। तो एज अ बस नाम बस याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया था। फिर से एक बार नाम हम रिकॉल कर दे रहे हैं, द आर्ट्स एंड साइंसेस, मतलब ए डिस्कशन ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स और साइंस के बीच में डिस्कशन, ये जीन जैकेस के द्वारा लिखा गया था। तो हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। जहाँ भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने का मौका मिले, इसको अच्छे से रट डालिए, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न हुआ है ये लावनी नृत्य शैली, ठीक है, जिसमें पारंपरिक गीतों और नृत्यों का संयोजन है, मिला हुआ है, गीत और नृत्य दोनों चीज़ें इसमें मिली हुई है, और ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, जल्दी से बताइए। ये तो आई थिंक आंसर सही होना चाहिए आप लोग का। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका कबूतर। कबूतर किस कलर का होता है, ये होता है वाइट कलर का, और वाइट क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है ना, वाइट शांति का प्रतीक। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये सबका आंसर सही होगा, है ना। और कई स्थानों में प्यार शांति या दूत के रूप में भी, मतलब प्यार शांति के रूप में भी इस कलर को जाना जाता है। और जैसे कुछ ऐसे समुदाय लोग हैं जैसे डव, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, मूर्ति पूजा जो करते हैं, सैन्य और शांतिवादी दोनों समूह के प्रतीकवाद में दिखाई देता है, ठीक। प्रतीक के रूप में मतलब इसका ये लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर है लार ग्रंथि, ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है DNA का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ये तो आंसर सही होना चाहिए सभी का।
काफ़ी क्वेश्चंस डीएनए से पूछा गया, डीएनए से, आरएनए से। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीएनए जो है ना एक न्यूक्लियोटाइड्स नामक अणुओं से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं से बना होता है और प्रत्येक जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होते हैं उसमें फॉस्फेट का एक समूह होता है, शर्करा का एक समूह होता है, शुगर का, और नाइट्रोजन इसमें आधार होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और नाइट्रोजन आधार में जो है 4 चीज़ें पाई जाती है, इसके 4 प्रकार होते हैं बेसिकली। नाइट्रोजन आधार, ये थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 जो है इसमें क्या होता है, 4 इसके प्रकार होते हैं नाइट्रोजन आधार में। पहला है एडिनिन, ये याद रखिएगा, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग की किताब में तो लिखा ही होगा। दूसरा है थाइमिन, जिसको हम टी से बोलते हैं। तीसरा क्या है? गुआनिन, जो कि जी से होता है। और चौथा होता है साइटोसिन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नाइट्रोजन बेस जो होता है 4 प्रकार के उसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, जिसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक, बाकी सारी चीज़ें नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्चर की जरने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ताजमहल। ताजमहल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है पिएट्रा ड्यूरा जो शब्द है वो एक इतावली शब्द है, इतावली शब्द है वह है ये। ठीक है, और ये जो है हार्ड स्टोन से निकला हुआ शब्द है, हार्ड स्टोन, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल फॉर्मूला बताना है नमक का, जो हम लोग खाते हैं, जो घर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा सभी बता ही देंगे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है इसके पीछे। ये है आपका सोडियम क्लोराइड। जो हम लोग नमक खाते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। सोडियम क्लोराइड को Cl से करते हैं, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर का होगा। ठीक, सोडियम जो है ना ये एक इलेक्ट्रोलाइट है फ्रेंड्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बस कि सोडियम क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे बॉडी में पानी को क्या करता है, पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस अगर डीएनए का फुल फॉर्म, जीएसटी का फुल फॉर्म, ये सब गलत हो रहे हैं तो काफ़ी सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे जीएसटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी क्या होता है। पूरे भारत में एक समान कर, सब जो है सभी लोग एक जैसा ही कर देंगे, एक समान कर देंगे। वो बाजार को जो है एकीकृत करता है, समान रूप से चलता रहता है। ठीक, सभी को एक समान टैक्स देना है, एक तरह से ये समझ सकते हो आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आपको बताना क्या है, जीएसटी कब लाया गया था? चलिए कमेंट में बताइए जीएसटी कब लाया गया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन से? ये जो है एक तरह से समझ सकते हो कि विविध वाले क्वेश्चन है, कि एक स्टैटिक जीके है बिल्कुल, कि इसका कोई करंट से लिंक नहीं है। ये कि बिल्कुल एक आपको पता है तो आप बता सकते हो, नहीं पता है तो नहीं बता सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? आरती शाह। आरती शाह जो है पहली एशियाई महिला बनी है जिन्होंने 29 सितंबर, डेट थोड़ा सा देख लेते हैं, 29 याद रहा तो अच्छी बात, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पर तैरने वाली आरती शाह पहली एशियाई महिला बनी। ठीक, यहाँ से याद है, पहली एशियाई महिला। बस इतना याद रखना कि ये एशिया की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर हम बात करें 1960 में भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान जो है पद्म श्री सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला रही है। ठीक, चलिए तो इनको पद्म श्री भी मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जोश उत्साह के साथ इसका आंसर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। जनतंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में बताना है कि कौन सा आपको इसमें स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि पहला वाला ही है कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, कि हम अपने जनता अपने अनुसार अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। ठीक, तो ये आपका
करेक्ट आंसर है। ठीक, तो लोकतंत्र के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम नागरिक, जिसमें हम जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं कर सकते हैं और जो उन पर शासन करते हैं। ठीक, तो चलिए तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है फ्रेंड्स ख़त्म हुआ। तो आप चलिए नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और इसके आसपास भी किस टाइप के, इस क्वेश्चंस के आसपास भी किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आप उसी टाइम पढ़ लीजिए। जैसे हमने नृत्य के बारे में बात किया, हमने स्टैंड फॉर्म मतलब फुल फॉर्म के बारे में बात किया, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा और रिकॉल कर लीजिए, अपनी किताब से पढ़िए, क्योंकि इसके आसपास के भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि जो हम दे रहे बस उसी को पढ़ना है, उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा भी साइड क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड, जैसे नदियों के बारे में चर्चा हो रहा है लगातार, तो अन्य नदियों के बारे में भी आपको पढ़ना है। राज्य के बारे में बात हो रहा है तो अन्य राज्यों के बारे में भी बात करना है कि कहाँ पर कौन सी है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे क्लासेस को समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में मिलेंगे। आप हमें फेसबुक में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ट्विटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी क्लास को इतना अच्छे से देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको बेल आइकन से क्या होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगी। एक अच्छा मौका मिला है उन बच्चों को जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, उनको अच्छा मौका मिला है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो तैयारी के साथ बने रहिए, क्लासेस को प्रॉपर फॉलो कीजिए, और उन बच्चों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है जो कुछ नंबर से रुक रहे थे, तो वो नंबर से ना रुके, इसलिए आप प्रॉपर क्लासेस को देखिए, इसका बेनिफिट लीजिए। हमारे एफर्ट को आप प्रेस कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं सिर्फ क्लास को प्रॉपर देख के और वीडियो को शेयर करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।